महिला सशक्तिकरण की दिशा में और समाज से भेदभाव मिटाने की दिशा में लंबे समय से प्रयास कर रही लोकसभा की पहली महिला स्पीकर और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार जी आज हमारे साथ हैं, जिनसे हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मीरा जी, बहुत स्वागत है आपका पंचम न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को नववर्ष की शुभकामना देना चाहती हूँ, उनका अभिवादन करना चाहती हूँ। मीरा जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और सवाल की शुरुआत मैं यहाँ से करूँगी। हाल ही में आपका एक बयान बहुत सुर्खियों में रहा था। आपने कहा था कि देश में दो तरह के हिंदू हैं, जिसमें से कुछ मंदिर जा सकते हैं और कुछ मंदिर नहीं जा सकते। इस बयान के क्या मायने निकाले जाए मैम? इसका अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे यहाँ जाति प्रथा है और उसके भेदभाव है और उसके कारण बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनके पट बंद हैं, उनके लिए जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, उनके लिए मंदिर के पट बंद है। तो इस दिशा में काम होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? कैसे इस भेदभाव को मिटाया जा सकता है? इस दिशा में बहुत दिन से काम हो रहा है। शुरू में मेरे पिताजी ने बहुत काम किया इसके लिए। जब आज़ादी मिली भी नहीं थी और अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में और वो उसमें श्रम मंत्री बने थे, तभी से उन्होंने ये कार्य शुरू किया था, क्योंकि जाति प्रथा जो है उसकी जड़ें धर्म में हैं, तो वो आवश्यक है इसलिए मिटाना कि धर्म में जो उसका प्रभाव है उसको कैसे हम निरस्त करें। उसका एक अंग है कि कैसे जो मंदिर हैं उनके पट खोले जाएं, तो उसका एक शुभ संदेश जाता है। तो उन्होंने बहुत से मंदिर खुलवाए और बहुत से रह भी गए, और ऐसा भी हुआ कि जो पहले खुलवाए गए थे बाद में बंद हो गए, जो बंद थे वो खुल गए। तो वहाँ पर किसके हाथों में व्यवस्था है उस पर भी ये निर्भर करता है। लेकिन जाति पाति मिटाने के लिए मंदिर खुलवाना एक कदम है, मगर और से बहुत कार्य हैं जो करने चाहिए, जो हुए भी हैं। लेकिन अभी ये इतना गहरा ये छाया हुआ है समाज के अंदर, उसको मिटाने में समय लगेगा। प्रयास है, सभी प्रयास कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है मैम लंबे समय से, क्योंकि जाति की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि चुनावी माहौल इस वक्त चल रहा है, यूपी की राजनीति हम देख रहे हैं, हमने पहले भी कई इलेक्शन देखे हैं। आपको लगता है कि जातिवाद के साथ साथ अब धर्म का मुद्दा भी इलेक्शन में गरमाने लगा है और जिसे राजनीतिक पार्टियाँ बहुत ज़ोर शोर से उठाती हैं? ये दुखद है, दोनों ही दुखद है कि इलेक्शन में जाति का प्रभाव हो और धर्म का प्रभाव हो। धर्म तो हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है और आस्था हृदय में होती है, उसको राजनीति के चौराहे पर नहीं लाना चाहिए। साथ ही साथ जाति को भी मुद्दा बना करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। देश की प्रगति कैसे हो और जो सबसे दबा हुआ है उसे हम कैसे ऊपर उठाएं, ये मुद्दा होना चाहिए। दबे कुचले लोगों के लिए किस तरह से आगे काम किया जा सकता है, इसे मुद्दा बनाने की बात आप कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को आप इस वक्त किस तरह से देखती हैं? क्या कहेंगी कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की राजनीति को लेकर? देश में कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, लोगों को आभास होता है कि अब ये सूखने वाली है, मगर इतनी गहरी है इसकी जड़ें। ये हमारे मैं समझती हूँ पूरी संस्कृति से, देश की संस्कृति से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा देश बहुधर्मी देश है। इसमें 8 मुख्य धर्म हैं और शुरू से ही सदियाँ बीत गई, हम उन 8 धर्म के साथ रहते आए हैं। हम सब के अंदर वो समाया हुआ है। तो कांग्रेस उसका प्रतिबिंब है कि हम सेक्युलरिज्म में, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। तो ये दोनों आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर किसी को भी ये भ्रम है या शक है कि कांग्रेस अब यहाँ से जा रही है, तो वो ऐसा ना समझे। वो बहुत ही अशुभ होगा अगर
कांग्रेस की ये विचारधारा इस धरती पर अप्लावित न हो, हमेशा होनी चाहिए और होगी। यहाँ के लोग भी ऐसे हैं कि वो कांग्रेस में अंततो गत्वा अपनी पूरी आस्था व्यक्त करेंगे। क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही के मुद्दे हमने देखे मैम, प्रशांत किशोर की हम बात कर लें, जैसे कि आपने कहा, और कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जड़ें उसकी निहित हैं। प्रशांत किशोर की हम बात करें, चाहे ममता बनर्जी की हम बात करें, कई तरह के बयान कांग्रेस को लेकर उनके सामने आए थे। उन बयानों को आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर से भी कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए ही बयान देते रहे हैं? देखिए, जब चुनाव आता है तो बहुत तरह के बयान आते हैं, तो वो उनको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बयान आते हैं वोट के लिए कि लोग उससे प्रभावित हो जाए, कुछ लोगों को हम इन बयानों के ज़रिए अपनी ओर कर लें। तो और एक दफ़ा जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो फिर वो बयान भी ख़त्म हो जाते हैं। उसको बहुत ज़्यादा गंभीरतापूर्वक नहीं लेना चाहिए। मैम, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस में, पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। आप क्या कहेंगी इसे लेकर? क्या राहुल गांधी को हम उस रूप में आगे देख सकते हैं? क्या उन्हें देखा जा सकता है एक प्रधानमंत्री के रूप में? क्यों नहीं, देखा जा सकता है, अवश्य। तो कांग्रेस की अगर बात की जाए, पूर्णकालिक अध्यक्ष कांग्रेस को क्या मिलना चाहिए? क्योंकि पार्टी के कई नेता इस बात को लेकर कह चुके हैं। और क्या हम आने वाले समय में राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष के तौर पर देख सकते हैं? क्योंकि बीच में भी कई नेता ऐसे थे जो कह रहे थे कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान अब संभाल लेनी चाहिए। देखिए, संगठन का चुनाव घोषित हो चुका है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। अब जो संगठन का चुनाव होगा उसके क्या परिणाम आएंगे, ये सब उस पर निर्भर करता है। G20 ग्रुप को लेकर आप क्या कहेंगे? एक ऐसा ग्रुप जो मीडिया के सामने हमेशा अपनी बात मुखरता से रखता रहा है, इसे लेकर क्या कहेंगी आप? देखिए, प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक हमारी पार्टी है, इसमें बहुत सी बातें लोग सामने रखते हैं। कई दफ़ा वो पार्टी के अंदर रखते हैं और पत्र लिखते हैं, कई दफ़ा वो बातें बाहर भी आ जाती हैं, क्योंकि आप तो जानती हैं मीडिया यहाँ का बहुत जागरूक है, तो अंदर की बातें बाहर निकाल लेते हैं वो लोग। तो ये सब तो चलता रहता है प्रजातंत्र में। संसद में 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है, गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि आप भी पूर्व लोकसभा स्पीकर रही हैं, तो इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? ये बहुत सख्त कदम उठाया गया है, इतना सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए, और मैं आलोचना नहीं करना चाहती, कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हूँ लोकसभा की, तो ये शोभा नहीं देगा कि मैं उनके निर्णय पर कोई टिप्पणी करूं। लेकिन हम किस तरह से सद्भाव के साथ सब काम निपटा लें, ये भी आवश्यक रहता है। मैम, अगला सवाल मेरा आपसे वर्तमान की राजनीति से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि बयानबाजियों की अगर बात की जाए तो वो बहुत सुनाई देती है। कर्नाटक विधानसभा में हाल ही में एक बयानबाजी आपको भी मैं मालूम होगा जो सुनाई दी, महिलाओं के प्रति ये बयान दिया गया था, महिलाओं के लिए बयान दिया गया था, जिसकी हर तरफ आलोचना हुई थी। एक जनप्रतिनिधि के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए कि क्या उन्हें इस तरह की बयानबाजियों से बचना चाहिए? हमने तुरंत ट्विटर पर इसके बारे में कहा था, हमने कहा था कि बलात्कार जो है वो हत्या से भी ज़्यादा भयंकर होता है, और जो इसके बारे में मजाक करते हैं वो समाज के लिए ख़तरनाक है, और उनको निश्चित रूप से उन्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और ये कांड जो है बहुत ही शर्मनाक है। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शादी की उम्र को बढ़ाया गया है। इस दिशा में कदम आगे सरकार बढ़ाने जा रही है। 18 साल से इसे 21 साल किया जा रहा है। हालांकि लड़कियां हैं जो इस फेवर में हैं, खुशी महसूस कर रही हैं, लेकिन आप इसे लेकर क्या कहेंगी? ये बात है, मैं इसका जो समय है उसको लेकर के सोच रही हूँ कि अभी चुनाव होने जा रहा है,
और लखीमपुर की घटना भी हुई है, बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो जनता को नुकसान पहुंचा रही हैं। उस तरफ से ध्यान बटाने के लिए ये कदम उठाया गया है, या जो हमारी बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके हित में ये उठाया गया है। इसके समय को देखते हुए मैं ज़रा सोच रही हूँ कि इसमें हमारी बच्चियों का कितना हित है, या वो सब जो प्रकरण हो रहे हैं इतने ख़तरनाक, जिन पर आरोप लग रहा है सत्ता पक्ष पर, उन सबसे ध्यान बटाने के लिए हो रहा है। मैम, किसानों के मुद्दे पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जो केंद्र सरकार की ओर से कदम उठाया गया 3 कृषि कानून वापस लेकर, आप उस विषय पर क्या कहेंगी? ये इससे ज़्यादा लज्जाजनक तो देश में कभी कुछ हुआ नहीं है। हम उस पार्टी, देखिए अभी कांग्रेस की बात हुई थी, हम उस पार्टी से आते हैं जब भयंकर अकाल पड़ा था 1966 में, और हमारे पास बाहर से हम आयात करते थे अन्न को बहुत शर्मनाक शर्तों पर। तो फिर उसको हमने बदल दिया, और 1969 से तक आते आते 2-3 वर्षों में हम हरित क्रांति ले आए, और उसी समय ये जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, ये उसी समय लागू हुई है। और हमने हमेशा किसानों का इतना आदर किया, जय जवान जय किसान, और सच में है, क्योंकि देश के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, खाद्य सुरक्षा। हम किसी को भूख से मरने नहीं दे सकते इस देश में, और ईश्वर की कृपा है कि इतना बड़ा भूखंड हमारे देश में है जहाँ हम कृषि कर सकते हैं। मगर अगर हम कृषि करने वालों को, किसानों को, अगर हम सम्मान नहीं देंगे, उनका निरादर करेंगे और उनको इतनी कठिनाई में डाल देंगे, इससे बढ़कर के लज्जा की बात हो नहीं सकती। वो 1 वर्ष से ज़्यादा उनका चला, और कितने 700 के करीब उनके लोग शहीद हो गए। मैं समझती हूँ ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली स्थिति हो गई थी जो सरकार है उसके लिए। मैम, आने वाले समय में कई इलेक्शन होने जा रहे हैं, कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रियंका गांधी कमान संभाले हुए मैदान में डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी मैदान में लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं, क्या कहेंगी इसे लेकर आप? बहुत बहादुर है, और बहुत ओजस्वी भाषण देती है, और मेरी पूरी शुभकामना है, और हम भी परिश्रम करेंगे सब तरह से कि हम लोग वहाँ पर विजय प्राप्त करें। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा मैम कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी को आप किस तरह से देखती हैं? आपको लगता है कि युवाओं को और आगे आना चाहिए ताकि राजनीति में और ज़्यादा सुधार हो सके? किस तरह से आप उनके रोल को देखती हैं? युवाओं को आना चाहिए। आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी तब युवा उसमें थे, नेहरू जी युवा थे, मेरे पिताजी युवा थे, सब लोग युवा थे। और मैं समझती हूँ जब दक्षिण अफ्रीका में जब श्वेत और श्वेत के बीच में जो संघर्ष हुआ, सत्याग्रह हुआ, उस समय गांधी जी युवा थे, और वहाँ से जब वो लौट के यहाँ आए, चंपारण गए, उस समय वो युवा थे। तो पूरी आज़ादी की लड़ाई में युवाओं ने ही भाग लिया। और उसके बाद कल देखिए जो विजय दिवस हुआ, उसमें जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है, जो गंभीर रूप से घायल हुए, वो सब युवा थे। तो युवाओं में जो ऊर्जा है, जो जोश है, उसका लाभ मिलना चाहिए देश को। उन्हें आगे आना चाहिए, राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसा क्षेत्र है जो हर क्षेत्र को प्रभावित करती है अपने निर्णयों से। जो चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कुछ भी हो, कृषि हो, तो उद्योग हो, राजनीति में ही उसके लिए निर्णय लिया जाता है। तो वहाँ युवा आए। राजनीति में सुधार की ज़रूरत अभी आप महसूस करती हैं? आपको ऐसा लगता है कि युवा आगे आएगा तो और ज़्यादा सुधार हो सकेगा?
मैं इस दृष्टि से नहीं देखती हूँ। मैं ऐसा नहीं देखती हूँ कि राजनीति खराब हो गई है और जो वृद्ध लोग हैं उनके कारण वहाँ पर कुछ कमी आ गई है, ऐसा इस ढंग से मैं नहीं सोचती हूँ। मैं विचारधारा के रूप में देखती हूँ। ये हमारी जो विचारधारा है वो स्वच्छ है और जो धर्म को एक इस्तेमाल करके और राजनीति कर रही है वो ठीक नहीं है। मैं इस ढंग से राजनीति को देखती हूँ। हमारे पास जो अनुभवी हैं, जो जिन्होंने 40, 50, 60 साल का अनुभव प्राप्त किया है, हम उन्हें कैसे कहें कि वो ठीक नहीं है राजनीति के लिए। और जो युवा हैं, आपके जैसे जो भी युवा हैं और हैं, वो भी हमारे साथ आए, सभी हमारे साथ चले इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बंसल न्यूज़ से इस खास बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ पूर्व लोकसभा स्पीकर, महिला स्पीकर, जो कि खास बातचीत बंसल न्यूज़ से करी थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को राजनीति से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत ये भी है कि धर्म के मुद्दे को, इसके साथ ही जातिवाद के मुद्दे को राजनीति से दूर रखा जाए तो शायद राजनीति और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ जया शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल।